पाकिस्तान आइडल वाला जो मामला है उसमें अब आपकी जिम्मेदारी जो है वो टैलेंट हंटिंग जी का प्रोजेक्ट वो आपके जिम्मे आया। दर हकीकत तो ईएमआई के पास ये प्रोजेक्ट आया या इंडिविजुअली नहीं ये जिम्मेदारी ईएमआई का रेपोटायर इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान आइडल में, और जाहिर है कि मैं सबसे पहले तो मैं ईएमआई का एम्प्लॉय हूँ और ईएमआई की वजह से म्यूज़िक इंडस्ट्री में इतना मुतहर्रिक हूँ। ये प्रोजेक्ट मेरे दोस्त हैं बदर इकराम साहब, मीडिया की बड़ी शख्सियत है, आप भी जानते हैं। बदर भाई को ये प्रोजेक्ट मिला, इसकी फ्रेंचाइज, और उन्होंने मुझे, वो हर म्यूज़िक के हर काम में मुझसे वैसे भी मुशावरत करते रहते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार अब आ जाएं, आपसे मिलना है। पहले ये प्रोजेक्ट हम टीवी के साथ हम कर रहे थे, यानी बदर इकराम हम टीवी में थे, तो उन्होंने इसको पिच किया था, तो उन्होंने तब भी मुझे बुलाया था। फिर वो हम टीवी छोड़ के उनको ये फ्रेंचाइज मिल गई, तो उन्होंने कहा मैं ये एज ए प्रोड्यूसर करूँगा। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया, तो उन्होंने कहा कि अब इसको, ये जजेस का फैसला भी बदर इकराम साहब ने किया? इसमें जो मीडिया, क्योंकि मैं वो बंदा ढूंढ रहा हूँ जिसने ये फैसला किया, मैंने कुछ लोगों को नंबर देना है जिनको एतराज़ात हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, देखें उनको मैं उनका नंबर दे दूं डायरेक्ट नहीं कि भाई इधर उधर जाके एतराज करने के भी सीधा उन्हें फोन करोगे बदर साहब। नहीं, देखें मैं आपसे अर्ज करूं, मेन जो हमारे पास जजमेंट का सबसे पावरफुल आदमी वो राहत फ़तेह अली खान है। उनकी क्रेडिबिलिटी पे तो कोई शक नहीं है, नहीं उन पे कोई। ठीक है जी। उसके बाद बिलाल मकसूद हैं, स्ट्रिंग्स एक बहुत कामयाब बैंड है। बिलाल मकसूद का एक बैकग्राउंड है, गिटारिस्ट भी हैं और कंपोज़र भी हैं, म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी हैं, कोक स्टूडियो का भी एक सीज़न कर चुके हैं, ठीक है। उनकी अपनी एक एथेंटिसिटी है। देखिए हर चीज़ को हम क्लासिकल गवैयों से तो जज नहीं करवा सकते ना, डिफरेंट जॉनराज हैं, उसमें फोक भी है, उसमें पॉप म्यूज़िक भी है। अच्छा, फिर ज़ेब बंगश उस्ताद मुबारक अली ख़ान साहब की शागिर्द हैं, राग रागनियों को समझती हैं। हो सकता है गले से वो तानसेन ना हो, लेकिन बेहतरीन आर्टिस्ट हैं वो, मैं जानता हूँ इस बात को। आखिरी आदमी जिस पर सबसे ज़्यादा सवाल उठा 2025 के सुल्तान रही 2025 के सुल्तान रही हमारे फवाद भाई, उन पे सबसे ज़्यादा उंगली उठी कि जी फवाद खान क्यों है जज। आप यकीन करें, इस पूरे सफ़र में राहत फ़तेह अली ख़ान के बाद अगर मैंने किसी की अप्रोच देखी ना, वो फवाद है। मैं कह रहा हूँ ये बात, बीइंग निसार बज़मी स्टूडेंट, उसमें ये था कि वो एक बहुत माहिर गिटारिस्ट है। वो सिंगिंग में नहीं चला क्योंकि वो रॉक बैंड लेकर आए थे ईपी के नाम से, और रॉक का यहाँ इतना रुझान नहीं है। लेकिन उसने एक स्टेज पर गिटार की ट्यूनिंग पर सवाल उठा दिया कि यार गिटार की ट्यूनिंग सही नहीं है, और वो ट्यूनिंग सही नहीं थी। मैं उस दिन हैरान हो गया, मैंने कहा यार ये कैसे हुआ। तो वहाँ हमारे फ्लूटिस्ट हैं, वो बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि यार मैं इसको जानता हूँ, ये गिटार का बड़ा अच्छा प्लेयर है और बड़ा म्यूज़िक जानता है। ये आपको किसने कहा ये म्यूज़िक नहीं जानता? तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो इसको बिल्कुल ही वो नहीं कहा, क्योंकि पाकिस्तान आइडल जो है उसमें आइडल जो है सिर्फ सिंगिंग की बेस पर नहीं होता, उसमें नशिस्त व बर्खास्त, सिंगिंग, परफॉर्मेंस, पहनावा, वो सारी चीज़ें, एक पूरा पर्सोना जो है वो एक स्टार का क्या होता है उसको मद्देनज़र रखा जाता है। तो उसमें डिफरेंट चीज़ों को देखकर फिर दूसरी बात है कि भाईजान प्रोग्राम बेचना भी तो है। तो आपके पास जनूबी एशिया के लेवल पर इस वक्त अगर एक सेलिंग फेस है तो वो फवाद खान ही है आपके पास टेलीविज़न में या इस किस्म के शोज़ में। एक खूबसूरत आदमी है, प्यारा आदमी है, नामवर आदमी है, और मैं आपको ज़मानत देता हूँ कि वो म्यूज़िक का भी आदमी है। ये जो टैलेंट सामने आ रहा है जी, बड़ा बड़ा अच्छा, सुनने में तो बड़ा अच्छा टैलेंट लोग पसंद भी कर रहे हैं। अब जाहिर है कि इसका फिनाले होगा, उसमें कोई एक आर्टिस्ट निकलेगा, उसके रनर अप होंगे, वो भी बड़े अच्छे आर्टिस्ट होंगे। इनका मुस्तकबिल क्या है? ये हमसाया मुल्क की तरह, जैसे वहाँ हमारे आर्टिस्ट जाते थे, वो जीत भी आते थे, रनर अप भी हो आते थे, आके फिर वही मेहंदियों में फंक्शन करेंगे सर। देखिए कॉन्सर्ट तो अगर हम 2025 उठाएंगे
तो 2025 में 100 कॉन्सर्ट हुआ होगा, पूरा पाकिस्तान मिला के देख लें तो इससे ज़्यादा तो नहीं हुआ होगा। 365 दिनों में 100 कॉन्सर्ट हुआ होगा, तो 100 कॉन्सर्ट में भी वही 10 आर्टिस्ट होंगे, ठीक है। बाकी बेचारों ने क्या किया होगा, उन्होंने मेहंदियों पे फंक्शन किए होंगे, लोगों की वेडिंग्स पे गए होंगे, या छोटे छोटे कॉर्पोरेट शोज किए होंगे। तो नज़र ये आ रहा है मुझे कि पाकिस्तान आइडल से जो एक तहरीक चली है म्यूज़िक की, उससे दरवाजे खुलेंगे। कम से कम इस किस्म के प्रोजेक्ट शुरू होने से जो मशरूबात बनाने वाली कंपनियां बनाती हैं प्रोग्राम, और दूसरे तीसरे प्रोग्राम होते हैं, तो वैसे तो मैं उस कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा एग्री नहीं करता, क्योंकि वो मौसीकी को अपनी ब्रांड पोजीशनिंग का मातहत बना रही हैं, ठीक है ना। वो मौसीकी को ख़राब कर रही हैं, मुतासिर कर रही हैं। वो सिर्फ उस म्यूज़िक को राइज करना चाहती हैं जो उनकी ब्रांड पोजीशनिंग के साथ जा रहा है, जो उनकी टारगेट ऑडियंस के मुताबिक है। जो दाएं बाएं का जो म्यूज़िक है जो बहुत अच्छा है, वो सुनाई नहीं दे रहा। और फिर हमारे फोक को अपने ब्रांड के मुताबिक पेंट करने का हक किसने दिया आपको? तो ये उनकी जो ओरिजिनल साख्त है मौसीकी की, वो। लेकिन मैं पाकिस्तान आइडल में हमने ये कोशिश की कि हमारी जो मौसीकी है वो अपनी पूरी शक्ल में, अपनी पूरी आबोताब के साथ चमकती हुई नज़र आए, और दुनिया को पता चले कि ये पाकिस्तानी मौसीकी है। और मेरा पहले वो भी मशरूब साज कंपनियों से मुतासिर थे, हमारे स्पॉन्सर्स और फाइनेंसर्स, तो वहाँ से एक प्रेशर आता था कि जी जैनजीज को वो करें और ये करें। मैंने कहा कि आप इंटरनेशनल मार्केट को सिर्फ क्वालिटी से मुंह दे सकते हैं। आप सिर्फ मेहदी हसन, गुलाम अली, परवेज़ मेहदी, तुफैल नियाजी साहब, आबदा परवीन साहिबा, फरीदा खानम साहिबा, इन बड़े बड़े जाइंट्स के साथ आप इस मुकाबले में शरीक हो सकते हैं। आप पॉप भी डालिए, जितना वो है ना उतना ही डालिए, जितना उसका मकाम है उसको उतना ही रखिए, लेकिन ये डोमिनेटिंग म्यूज़िक है आपका, और आपकी शनाख्त है गज़ल, आपकी शनाख्त है सेमी क्लासिकल, आपकी शनाख्त है जो हमारा फिल्मी रेपर्टायर है बहुत अच्छा, ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब, निसार बज़मी साहब, ये जो लोग हैं ये हमारी शनाख्त हैं। पूरे पाकिस्तान आइडल में कवर सॉन्ग ही गाए गए ना? जी बिल्कुल। अपना सॉन्ग तो किसी न्यू कमर ने नहीं गाया ना, वो पॉलिसी नहीं थी। तो नहीं, ये पॉलिसी किस तरह की है? वो कवर सॉन्ग गाने से किसी की पहचान कैसे बन सकती है जब वो अपना गाना ही नहीं गाएगा? तो असल में जजमेंट जो है वो एक सुने हुए गाने पर होती है। आइडल का फॉर्मेट है कि जी आपको हम सुन रहे हैं कि वो गाना जो मैडम नूरजहां ने गाया था वो आप कैसा गा रहे हो उसको, तो उसका एक क्राइटेरिया बन जाता है, सामने होता है कि जी ये मेहदी हसन साहब का गाना था, कैसा गाया इस बच्चे ने, क्योंकि आप सेकंड जनरेशन है और आप एक कंपटीशन में आए हैं। अब आप अपना गाना गाएंगे तो मतलब उन बहरहाल एक फॉर्मेट था जिसके हिसाब से मैं आपकी बात से बहुत हद तक मुत्तफिक हूँ। देखिए, ये तो आपने मुश्किल में डाल दिया ना। मेहदी हसन का गाना कोई बच्चा उनसे अच्छा तो नहीं गा सकता, नंबर वन। नहीं, सवाल ही बदल नहीं। अच्छा, दूसरी बात है कि अगर जजेस जो हैं वो पहले से गाए हुए गाने को अच्छा जज कर सकते हैं, तो फिर हमारी अदालतों में जो जजेस बैठे हैं वो कहेंगे जी पहले तो हमने जो इस तरह का कत्ल देखा ही नहीं है, तो हम तो ये कर नहीं सकते, उसी तरह का कत्ल लेके आए। तो कितना अच्छा हो कि कंपटीशन इस तरह का भी हो कि आपका ही इदारा जो है ना वो म्यूजिक प्रोड्यूस करे, वो एक मरहला होगा, उसमें हर सिंगर जो है वो अपना गाना गाए, नई कंपोजिशंस बने, उसको फिर उसकी जजमेंट भी हो ताकि वो गाना उसकी पहचान बन जाए अगर वो उस गाने से विन कर जाता है। जी नहीं भाई, इसमें एक पेचीदगी है, इसमें बहुत खूबसूरत आइडिया है। पहली बात यह है अगर इस पर सब मुत्तफिक हो जाएं तब, लेकिन जो पॉपुलर हो गया वो तो मुत्तफिक हो जाएगा, जो अनपॉपुलर हुआ वो बाद में ये इल्ज़ाम लगा देगा कि यार मुझे सही गाना ही नहीं दिया, मेरा म्यूजिक अच्छा नहीं बना, मेरा म्यूजिक अच्छा नहीं बना, ये बाइस्ड हैं ये लोग, उसका म्यूजिक अच्छा बना है, मेरा अच्छा नहीं बना। हम वहाँ फंस जाएंगे। सिफारिशें आई सर, खुदा को हाजिर और नाजिर जान के कह रहा हूँ कि हमने किसी सिफारिश को एंटरटेन नहीं किया। भाई मैंने एंटरटेन के तो पूछे नहीं, मैं कहा आई फोन्स आए जी, कॉल्स आई, रिक्वेस्ट वाले भी आए, दूसरे भी आए, हमने उनको बिल्कुल यख ठंडी हवा करा दी, हमने एंटरटेन ही नहीं किया, हमने उनको सीधे लफ्ज़ों में मना किया। हमारे दोस्त भी थे,
हमने कहा मतलब अब हमारे इस प्रोग्राम में बच्ची गा रही तरब नफीस, उसके वालिद हमारे बेइंतहा करीबी दोस्त हैं और बहुत बड़े सितार नवाज हैं पाकिस्तान के, उस्ताद नफीस खान साहब, ठीक है। आप यकीन करें वो बच्ची ऑडिशन देकर आई, मैंने लिया था उसका ऑडिशन, उसने ऑडिशन लिया और मेरिट पर उनकी एक बेटी को रिजेक्ट कर दिया। वो उनकी एक बेटी थिएटर राउंड के बाद नहीं क्वालिफाई की, दूसरी बच्ची जो अच्छा गा रही थी वो क्वालिफाई कर गई। इसमें पता नहीं क्या होना है फिनाले में, वो सस्पेंस रहना भी चाहिए, लेकिन कोई प्राइस वगैरह भी है इसमें? हाँ होगा, यकीनन होगा, वो भी होगा, बिल्कुल होगा। और को थोड़ा हट के वो जो विनर्स हैं जो इतनी तगोदो करने के बाद और पीछे आपकी मेहनत और पूरी प्रोडक्शन की मेहनत और इतने माह की एक एक्सरसाइज, तो कोई हट के प्लान भी है कोई उस टैलेंट का, कोई फ्यूचर प्लान या नहीं तालियां बजा के और ट्रॉफी देके और कैश प्राइज देके खुदा हाफिज? नहीं, हमारा प्रोग्राम है कि हम उनकी कैरियर काउंसलिंग करेंगे और उनके एल्बम्स वगैरह प्रोड्यूस करवाएंगे मुख्तलिफ कंपनियों से। तो मेरा अपना इदारा भी इंशाल्लाह उसमें कोई पेशरफ्त करेगा और हमारी ख्वाहिश है कि इन बच्चों के गाने आएँ, और अभी से डिमांड में है वो बच्चे। मेरे पास अमेरिका के लिए क्यूरी आई, एक बच्ची हमारे पास माहम ताहिर है, उसके लिए क्यूरी आई। एक बच्चा गा रहा था बहुत अच्छा, उसके लिए कॉल आई कि जी इसको हमारे शो में भिजवा दें। और इस तरीके से बहुत सारे बच्चे हैं जिनको प्रोग्राम, अच्छा बच्चे फिर आते हैं मशवरा लेने के लिए कि सर जी वो फ़लाँ जगह एक शो में बुला रहे हैं तो हम क्या करें। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि अपने, तुम अच्छे वक्त में हो इस वक्त, तुम्हें पूरा पाकिस्तान देख रहा है, पहचान रहा है, तुम्हारा नाम हो गया है, तो अपने पैसे बना लो, अभी अपना एक रेड बना लो, बाद में नहीं बनना। तो इस तरीके से हम उनकी कैरियर काउंसलिंग कर रहे हैं, उनको अच्छा मशवरा देते हैं, लेकिन बच्चों की डिमांड क्रिएट हो चुकी है। जो बच्चे जो है वो आपके मेयार पे पूरा नहीं उतर सके उनके लिए, और जो सिलेक्ट हो गए कंपटीशन में आके रफ्ता रफ्ता नॉकआउट हो गए, उनके लिए कोई पैगाम? एक बच्चा जैकबाबाद से आया था और उसने एक गज़ल गाई गुलाम अली साहब की, अपनी तस्वीर को आंखों से लगाता क्या है। इस पूरे कंपटीशन में सब बच्चे एक तरफ, वो बच्चा एक तरफ। वो थिएटर राउंड के बाद डिस्क्वालीफाई हो गया। एक दिन वो परफॉर्मेंस के दौरान डर गया उसने थोड़ा सा, लेकिन मेरे हिसाब से उस बच्चे में पोटेंशियल था पाकिस्तानी मौसीकी का बोझ उठाने का। वो, मैं उसके अंदर मेहदी हसन और गुलाम अली साहब को देख रहा था। वो अभी भी मेरी नज़रों में है वो बच्चा इंशाअल्लाह। मैं अभी भी आपके तवज्जुह से कह रहा हूँ कि तारिक अली, तुम पाकिस्तान के नहीं बल्कि पूरी म्यूज़िक वर्ल्ड के सुपरस्टार हो, तुम्हें आगे आना है। इसी तरह एक बच्ची रुमैसा तारिक, वो एक बिल्कुल डिफरेंट जॉनरा, वो वेस्टर्न क्लासिकल की स्टूडेंट है और वो ओपरा और जैज़ और इस तरह की चीज़ें करती है। हमने उससे पाकिस्तानी स्टफ़ करवाया, लॉन्ग गवाचा उसने गाया, उसको हमने उसमें ओपरा का तड़का लगवाया। हमारी कौम उस बच्ची का जो ग्लैमर था और जो उसका जो स्टाइलिंग थी, उससे लोग पता नहीं क्यों वो हो गए, उसके दुश्मन हो गए, उसको ऐसे ऐसे बैड कमेंट्स। मुझे वो एक एपिसोड बड़ा जो है ना वो मज़े का लगा, लड़ा एपिसोड। वैसे तो आपने हमारे दोस्त को कन्नी पे बिठाया हुआ है, उस्ताद राहत अली खान को सेंटर में बिठाएं, कहीं बादशाह सलामत वाली सीट बनाए उनकी, है तो यही किंग सीट बनाए उनकी, बनता यही। और बाकी लोग ओपिनियन दें और फाइनल अथॉरिटी उनको बनाया जाए अगले इवेंट में और अगले कंपटीशन में। जवाद अहमद साहब का गाना गाया वो जी, एक सिंगर ने, मेहंदी, बड़ा ज़बरदस्त जी जी। और फिर उसने बिन तेरे क्या है जीना का जिक्र किया और उसने कहा जी कि मेरे माँ बाप की अलहदगी हो चुकी है, तो ये गाना जो है ना इसलिए बिन तेरे क्या है जीना, वो कुछ स्टोरी बोर्ड वो भी सुनाया। और फिर जवाद साहब को कॉल में लाई एक जज साहब ने, और फिर वो आ गए लाइन पे, तो वो एक बड़ा अच्छा एक नेचुरल मंजर था जी। बिल्कुल। और इस तरह के मनाजर जो है ना वो उनका मज़ा भी आ रहा लोगों को, लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं। मैं लाया जब चेत चढ़िया एक बच्ची ने गाया तो हुमैरा चन्ना साहिबा का गाना, हाँ, तो मैंने फ़ोन पे हुमैरा चन्ना साहिबा को लिया। अच्छा, वो ले लिया आपने? जी मैंने लिया उनको। मैंने ये ट्रेंड इसमें मैंने कहा कि जो जिसको फ़ौरन नहीं बुला सकते उसको फ़ौरन फ़ोन कॉल पे लो, सब अपने ही तो लोग हैं।